हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। और बच्चों, जैसे क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी साइंस हम यहां पे कवर कर रहे थे और उसमें जो है आज हमारा ये अगला टॉपिक रहने वाला है। और आज के टॉपिक में देखेंगे पीएच वैल्यू क्या होती है, ये पीएच मान क्या होता है, ये क्या होता है, किसका पीएच कितना होता है, ये सारा चीज जानने का प्रयास करें क्योंकि एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आपको इससे पहले जो है अम्ल क्षार लवण के बारे में जो है चर्चा हमने कर लिया था। कुछ विशेष लवण जो होते हैं उनके बारे में इसके आगे वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है ना। लेकिन आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं पीएच वैल्यू के ऊपर। ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि पीएच वैल्यू से पहले कोई भी विलियन है। ठीक है ना। विलियन के बारे में जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी विलियन है, इसके तीन कैटेगरी हो सकते हैं। इस विलियन का जो पहला कैटेगरी हो सकता है वो विलियन क्या हो सकता है, अम्लीय हो सकता है, या फिर वो विलियन क्षारीय हो सकता है ना, क्षारीय हो सकता है, या फिर ये उदासीन हो सकता है ना बाबू। क्या होता है, उदासीन हो सकता है। ये तीन कैटेगरी हो सकते हैं। तो हमने किसी विलियन को अम्लीय है कि क्षारीय है, इसका पता जो है हमने कुछ प्राकृतिक सूचकों के द्वारा लगाया था। प्राकृतिक सूचकों में जैसे मैंने आपको लिटमस बताया था, अगर लाल लिटमस पे अगर आपने क्षारीय गिराया तो होगा क्या, क्षारीय विलयन जैसे ही लाल लिटमस पे गिराएंगे वो नीला कर देगा। अगर नीले लिटमस के ऊपर अगर आपने अम्लीय पदार्थ गिराया है तो वो क्या हो जाएगा, वो बेटा आपका नीला हो जाएगा, यानी सॉरी लाल हो जाएगा। तो हमने लिटमस जो है वो एक प्राकृतिक सूचक है और वहां से हमने पता किया कि कौन सा विलयन अम्ल है, कौन सा विलयन क्षार है। वो मैंने पूरा डिटेल्स जो है इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल बनाई गई, याद रखिएगा, यहाँ पे एक प्रॉपर स्केल बनाई गई अम्ल क्षार और यहाँ पे कह सकते हैं कि उदासीनता को पता करने के लिए, किसी विलयन की अम्लीयता क्षारीयता या उसकी उदासीनता को पता करने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया। ठीक है बच्चों। सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे 1909 के अंदर, याद रखिएगा ये चीज मैं लिख देता हूं। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक 1909 में, ठीक है ना, सोरेनसन, ठीक है बच्चों, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे। चूंकि इनका बहुत बड़ा नाम है, मैंने आपको उनका लास्ट का नाम लिखा है। ठीक है ना। सोरेनसन नामक जो वैज्ञानिक है ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे बच्चों। इन्होंने 1909 में एक स्केल की रचना की, या फिर कह सकते हैं कि स्केल का खोज किया, जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन इसका नाम है, यानी कि पीएच स्केल कहते हैं। और इस स्केल को प्रॉपरली इसलिए डिजाइन किया गया ताकि ये किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को पता कर सके, साथ साथ उदासीनता को भी पता कर ले। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछे कि ये पीएच स्केल क्या होता है तो आप याद रखिएगा, किसी विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए, हाइड्रोजन की सांद्रता को मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया गया जिसको हम पीएच स्केल कहते हैं। किसी भी, याद रखेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन यानी एच जो बनाया गया है, इसको बहुत सारे लोग, बहुत वैज्ञानिक या बहुत सारी किताबें कहती हैं पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। और इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी विलयन के अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करके ये बता सकते हैं कि वो विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। इससे पहले जो है हम लोग विलयन को अम्लीय क्षारीय कैसे ज्ञात करते थे, तो कुछ प्राकृतिक सूचकों के द्वारा, जैसे कि हल्दी हो गया, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका प्याज हो गया, जैसे लिटमस हो गया, इन सारी चीजों के द्वारा जो है हम विलयन का अम्लीयता या क्षारीयता पता करते थे। लेकिन 1909 में जो है जब सोरेनसन आते हैं और उन्होंने पीएच स्केल ला दिया, तो अब पीएच स्केल जो है प्रॉपरली किसी विलयन को जो है अम्ल और क्षार को कंसाइड करने में यहाँ पे काम करने लगी। ठीक है ना बच्चों। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे जानना है विलयन तीन कैटेगरी के होते हैं, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता जो है ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल यहाँ पे लाया गया बच्चों। ठीक है। आइए अब ये पीएच स्केल के बारे में कुछ जानकारी हम यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं। क्या है ये पीएच स्केल, क्या क्या चीजें यहाँ से हो सकती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए पीएच स्केल की परिभाषा। कोई पूछे ये पीएच स्केल क्या है, ठीक है ना, पीएच स्केल क्या है, ठीक है बाबू, कोई आपसे पूछे ये पीएच स्केल क्या है तो शायद सीधे सीधे बताइएगा, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता प्राप्त करने के लिए जिस स्केल का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं पीएच स्केल। ठीक है ना। ये चीजें आप जो है लिख लीजिएगा, आप इसको वीडियो रोक करके आराम से इसको लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो पीएच स्केल आपको पता चल गया, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का निर्माण किया गया उसे हम पीएच स्केल कहते हैं। अब क्या होता है इस पीएच स्केल में, तो जरा ध्यान दीजिएगा।
ये स्केल इस प्रकार से होती है बच्चों, ठीक है ना। ये स्केल इस प्रकार से होती है, इस पे जो है 0 से 14 तक खाने बने होते हैं। कितने खाने बने होते हैं बेटा? 0 से 14 तक जो है खाने बने होते हैं, ठीक है ना। याद रखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। बात समझ में आई? 14 तक जो है बराबर खाने बने होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा बराबर नहीं है, लेकिन आप मान के चलिए 14 तक बराबर खाने बने होते हैं, ठीक है ना। अब एक बात आपको भी पता करनी है, एक बात आपको याद रखनी है, जरा ध्यान देंगे यहाँ पे कि अगर हम देखें यहाँ पे ये सारी चीजें जो है, सारे ये स्केल जो है आपको ध्यान में रखने हैं बाबू, ठीक है ना। क्योंकि ये जो स्केल है इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एक तो बनने ही वाला है बाबू, ठीक है ना बच्चों। एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से बनेगा। अब यहाँ पे एग्जामिनर कहता है, एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ लेगा कि रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, नींबू का पीएच वैल्यू कितना होता है, जो आपके पेट में जठर रस है उस जठर रस यानी जो HCl है उसका जो है पीएच वैल्यू कितनी है, या फिर कह सकता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच वैल्यू कितनी है। तो ये जो है ना बहुत ही कॉमन चीज है जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस स्केल के बारे में जानते हैं। जो पीएच स्केल होती है इसमें 0 से लेकर के 14 तक खाने बने होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आप जो है ना बॉर्डर लाइन 7 को लीजिएगा, इस बॉर्डर लाइन इसको लीजिएगा, और 7 के जितना नीचे आप जाएंगे उतना ही अम्लीयता बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पे बताया गया देखो 0 से लेकर के 7 के बीच में, कहां से लेकर के 0 से लेकर के 7 के बीच में, 7 को नहीं लेना है, 7 से कम, 0 से अधिक 7 से कम, ठीक है बच्चों। 0 से लेकर के 7 से कम जो है, याद रखिएगा क्या बेटा, या फिर हम डायरेक्ट ऐसे कहते हैं 7 से कम, ठीक है ना। 7 से कम जो है वो क्या होता है, अम्ल होते हैं। हो सकता है ऊपर में दिख रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं, ठीक है ना। 7 से कम किसी भी विलियन का अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या होगा, वो कहेंगे अम्ल होगा। क्या होगा बेटा, वो अम्ल होगा, ठीक है ना। वो विलियन कैसा होगा, अम्ल होगा। अगर ये कहा जाए कि 7 से अधिक हो, 7 से अधिक हो, किसी विलियन का पीएच वैल्यू क्या हो, 7 से अधिक है, तो आप कहिएगा कि वो क्या होगा, क्षारीय होगा। वो विलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। यानी किसी विलियन का पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है, यानी पीएच मान जो है 7 से कम है, तो आपको याद रखना है कि वो क्या होगा, वो अम्ल होगा, ठीक है बच्चों। ये है क्या, ये है पीएच मान। क्या बच्चों, पीएच मान है ये। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वो विलियन अम्ल होगा, अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा, ठीक है ना। इस स्केल पे अगर हम नापेंगे और हम देखेंगे कि अगर किसी भी विलियन का पीएच मान 7 से कम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो विलियन कैसा होगा, वो विलियन जो होगा अम्लीय होगा। 7 से अधिक है तो वो विलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी विलियन का पीएच मान 7 हो जाए, है ना। किसी विलियन का पीएच मान कितना हो जाए, 7 के बराबर हो जाए, है ना। 7 या 7 के बराबर हो जाए तो हम क्या कहेंगे कि वो विलियन कैसा होगा, न तो अम्लीय होगा न तो क्षारीय होगा। और न अम्लीय है न क्षारीय है, इसका मतलब उदासीन है, ठीक है ना, उदासीन है, ठीक है बच्चों। न अम्लीय है न क्षारीय है तो उसको क्या कहेंगे, उदासीन कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि 7 से नीचे जो है ना, 7 से, याद रखिएगा 7 से कम जितने भी पीएच मान आएंगे वो अम्लीयता दर्शाएगी, 7 के ऊपर जितने पीएच मान आएंगे वो आपकी क्षारीयता दिखाएगी, विलियन की क्षारीय प्रकृति, ठीक है ना। अब याद रखिएगा कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल क्या है, ठीक है ना। इस 7 से पीएच वैल्यू जितना नीचे जाएगा, इस 7 से पीएच वैल्यू जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा। 7 से नीचे जितना जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं कि किसी भी विलियन का पीएच मान 6 है, किसी विलियन का पीएच मान क्या है बेटा, किसी विलियन का पीएच मान 6 है, और किसी विलियन का पीएच मान क्या है, किसी विलियन का पीएच मान 3 है, किसी विलियन का पीएच मान 3 है। इनमें से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल होगा, तो आप कहेंगे जिसका पीएच मान जितना कम होगा वो उतना ही प्रबल अम्ल होगा, वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। याद रखेंगे। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि किसी विलियन का पीएच मान 0.9 हो जाए, अब बताइए ना जरा, तो अब इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, तो आप कहेंगे सर जी प्रबल अम्ल सबसे ज्यादा ये होगा क्योंकि इसकी पीएच वैल्यू बहुत कम है, ठीक है ना। इसकी पीएच वैल्यू क्या है, बहुत कम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो यानी कहने का तात्पर्य इतना है, कहने का तात्पर्य बच्चों इतना है कि जितना ही 7 से नीचे आएंगे
अम्लों की प्रबलता बढ़ती जाएगी। 7 से नीचे क्या आएंगे, जैसे 7 से नीचे आएंगे क्या होगा, प्रबल अम्ल हो जाएंगे, ठीक है ना। 7 से नीचे क्या होगी, अम्लता बढ़ती है, ठीक है ना, बढ़ती है, अम्लता बढ़ती है। लेकिन क्षारों में थोड़ा सा अलग है, 7 से जब ऊपर जाएंगे ना तो क्षारीयता बढ़ेगी, ठीक है ना। 7 से ऊपर क्या होगी, क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीय प्रकृति क्या होता है बेटा, क्षारीय प्रकृति बढ़ती है, ठीक ना, बढ़ती है 7 से ऊपर। यानी कि आप एग्जाम्पल के स्वरूप ले सकते हैं, किसी का पीएच वैल्यू क्या है, 8 है, और किसी का पीएच वैल्यू क्या है, 10 है, तो आप कहेंगे सबसे अधिक प्रबल क्षार कौन सा होगा, तो कहेंगे जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा, वो ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने सीखा इस स्केल से कि ये स्केल कौन सी स्केल है, पीएच स्केल है, ठीक है ना, और ये पीएच मान को दर्शाती है। और इस पे जो है हम किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति जो है यहाँ प्रदर्शित कर सकते हैं। अम्लीय और क्षारीय प्रकृति कैसे दर्शा सकते हैं उसकी, तो उसमें हम देखते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है, ये स्केल क्या मापता है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापता है, और उसके अनुसार जो है ये अपने वैल्यू देता है। अगर वैल्यू 7 से कम है तो आप समझ जाइएगा कि ये विलयन कैसा होने वाला है, ये विलयन अम्लीय होने वाला है। अगर इसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं पीएच वैल्यू का जो मान आ रहा है वो 7 से अधिक आ रहा है, तो वो क्षारीय है। अगर प्रॉपर 7 आ रहा है तो सही समझ जाइए क्या है, वो उदासीन है बच्चों, ठीक है ना, क्या है, उदासीन है। बात समझ में आ गई। अब चलिए कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखते हैं, कुछ चीजों को नोट करके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जा सकती हैं। पहली चीज कि 7 से कम क्या होंगे, अम्ल होंगे। जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी अम्ल होगा, जिसकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी वो क्षारीय होगी, जिसकी पीएच वैल्यू 7 के बराबर होगा वो उदासीन होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे चीज देखते हैं यहाँ पे, 7 से जितना नीचे बढ़ेंगे आप, 7 से जितना ही कम होगा पीएच वैल्यू उतनी ही प्रबल अम्ल होते जाएंगे, और 7 से जितना ही ऊपर जाएंगे उतने ही प्रबल क्षार होते जाएंगे। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ यहाँ पे चीजें नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। कोई आपसे ये पूछे, कोई आपसे पूछे जठर रस, ठीक है ना, जठर रस। जठर रस आप जानते होंगे, आपके अग्नाशय में सॉरी अमाशय के अंदर जठर रस होता है, इसको HCl के नाम से भी जानते हैं। और इसका कोई अगर पीएच वैल्यू, क्योंकि वो भी एक अम्ल है, और कोई इसकी पीएच वैल्यू पूछे, अगर जठर रस का पीएच वैल्यू पूछे तो आप क्या बताएंगे, तो आप कहेंगे सर जी पीएच वैल्यू जठर रस का कितना होता है। यहाँ देखिए ये पीएच वैल्यू है, याद रखिएगा पीएच मान है, पीएच मान इसका जठर रस का, तो आप देखेंगे जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है, 1.2। अगर वही कोई पूछेगा कि नींबू के रस का, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो आप कहेगा 2.2 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, 2.2 होता है, ठीक है ना। लेकिन वही कोई कहे, वहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वहीं आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों जरा बताइए कि वर्षा के जल का, वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है। अब यहाँ बच्चा गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, तो वर्षा का जल जो है शुद्ध माना जाता है, और शुद्ध जल जो होता है न तो अम्लीय होता है न तो क्षारीय होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। तो वर्षा का जल शुद्ध होने के कारण उदासीन है, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है ना। पीएच वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 7 आ जाएगी। इतनी बात पता चल गई, ठीक है ना, इसकी पीएच वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब दूसरी चीज अब आती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, यानी कि MgOH का ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 10 है। अब बताइए जरा, ये अम्ली, ये अम्ली, ये उदासीन, ये क्षारीय, क्योंकि 7 से अधिक पीएच माने क्या होगा, क्षारीय कहलाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। वही अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर जी इसकी पीएच वैल्यू जो होता है 14 होता है, ठीक है ना। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 14 होती है, ठीक है ना, इसकी पीएच वैल्यू 14 होती है। अगर वही पूछा जाए कि रक्त का, जो हमारे शरीर में रक्त है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो 7.4 होती है। रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो ये जो आपकी वैल्यूज है ना, ये तो आपके एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं, इसलिए आपको इनको जो है ना हमेशा याद करके चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये वैल्यूज आ जाती हैं बच्चों, ठीक है ना, ये वैल्यूज आ जाती हैं। तो इस वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, आएंगे सीधे पे पॉइंट पे ऊपर, ठीक है बच्चों। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब वो कह रहा है कि पीएच वैल्यू का जो है, पीएच वैल्यू का सीधा सीधा उपयोग कहाँ कर सकते हैं, दैनिक जीवन में।
तो अब हमें हमारे जो दैनिक जीवन में जो पीएच वैल्यू का उपयोग है, सबसे पहले हम प्राणियों के ऊपर देखते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए प्राणियों का जो एक शरीर होता है ना, वो एक निश्चित पीएच वैल्यू के परास में होता है। परास का मतलब जैसे कि मनुष्य का, जैसे कि हमारी जो बॉडी है, जो मनुष्य की बॉडी है बच्चों, मनुष्य की बॉडी जो है वो कितने पीएच के परास में होती है, तो हम कहते हैं कि लगभग 7.1 से लेकर के 7.1 से लेकर के, या फिर मैं कहता हूँ 7 से लेकर के 7.8 तक, 7 से लेकर के 7.8 तक पीएच मान के रूप में रहता है, ठीक है ना। यानी एक मनुष्य के शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से लेकर के 7.8 के परास में होना ही चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि किसी मनुष्य का अगर पीएच वैल्यू अम्लीय हो जाए, ठीक है ना, किसी भी मनुष्य का शरीर अगर अम्लीय हो जाए, यानी कि 7 से कम उसका परास अगर आ जाता है, तो बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे नपुंसकता जैसी बीमारियां भी आ सकती हैं, जिससे कि निषेचन करने में, या फिर कह सकते हैं कि संतान उत्पन्न करने में समस्याएं आ जाती हैं, यदि किसी भी मनुष्य का अगर पीएच वैल्यू अगर अम्लीय हो जाएगा, कह सकते हैं कि 7 से नीचे आ जाए, ज्यादा नीचे आ जाएगी, शरीर में बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, वो व्यक्ति मर भी सकता है, ठीक है ना। तो एक निश्चित जो भी प्राणी है, जो भी जीव जंतु है, उनका जो पीएच वैल्यू है वो एक निश्चित परास में होना चाहिए। उनके शरीर का जो पीएच वैल्यू है एक निश्चित परास में, एक निश्चित कह सकते हैं ग्राफ में होना चाहिए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मनुष्य का कितना होता है, तो 7 से लेकर के 7.8 तक के, यानी आप कह सकते हो उदासीनता से क्षारीयता, हल्का क्षारीय, हमारी जो शरीर है उदासीन से लेकर के हल्का क्षारीय हो सकता है, ठीक है ना। हल्का क्षारीय, प्रबल क्षार भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो समस्याएं आ जाती हैं। वैसे ही जो है आप देखते हैं कि वर्षा का जल, जब वर्षा का जल आप देखेंगे ना, अगर एक बात याद रखिए, मैंने अभी आपको कहा था कि वर्षा का जल जो है शुद्ध होता है। मैंने कहा था ना वर्षा का जल शुद्ध होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण जो है ना वर्षा का जल जो है उसका पीएच वैल्यू घट जाता है, और घटते घटते इतना घट जाए, अगर घटते घटते इतना घट जाए कि वर्षा के जल का घटते घटते बेटा इतना घट जाए कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। अगर 5.6 से ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5.6 से नीचे आने लगे अगर वर्षा के जल का पीएच मान, क्योंकि मैंने बताया था वर्षा का जल शुद्ध होता है, उसका पीएच मान 7 होता है, यानी उदासीन होता है, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड किसके द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह गैसों के कारण अगर वो अम्लीय प्रकृति में चेंज होता है और उसका पीएच वैल्यू, किसका पीएच वैल्यू, वर्षा के जल का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाए, तो समझ जाइएगा उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो एक बात हमेशा से आपको याद रखना है, कोई पूछेगा कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या कहेंगे, 5.6 से कम होता है, ठीक है ना, 5.6 के आसपास होता है। अगर वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो गया तो आप समझ जाइएगा कि वो अम्लीय वर्षा है। क्या है, कैसी वर्षा है, अम्लीय वर्षा है। इसलिए गांव देहात के लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो कहते हैं कि देखो पहली वर्षा में नहीं नहाना चाहिए। तो बच्चे सोचते हैं काहे नहीं, इनको क्या पता है, इनको कौन सी साइंस पता है, लेकिन उनको पता है, भले उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन उनको पता है कि पहली वर्षा में नहाने से जो अम्ल होता है, अम्लीय वर्षा के कारण जो है वो हमारे शरीर पे बहुत सारे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, शरीर लाल हो जाता है, तो चर्म रोग वगैरह उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज आपने देखा होगा कि जो बहुत सफेद घर है, जो सफेद रंग से घर जो है वो रंगे गए हैं, बरसात के दिनों के बाद जो आप देखेंगे ना उन पे काला पड़ जाता है, देखेंगे जितनी सफेदी होती है उनकी उस पे काला काला रंग पड़ जाता है ऊपर साइड में, ठीक है ना। इसका कारण भी क्या होता है, अम्लीय वर्षा, यही अम्लीय वर्षा है, ठीक है ना। पानी के कारण वो काला नहीं होता है, बल्कि वो अम्लीय वर्षा के कारण काला हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक हो गया, आगे भी कुछ देख ले इसमें, कोई दिक्कत है बच्चों बताइएगा। देखिए अम्लीय वर्षा और भी चीजों में बहुत खतरनाक होती है। अम्लीय वर्षा जो है ना और भी चीजों में क्यों खतरनाक होती है, क्योंकि आपने देखा होगा जब अम्ल वर्षा होता है तो वो वर्षा जो है वो सारे वर्षा का पानी जो है नदियों में जाता है, और नदियों में जाने के कारण जो है उस अम्ल का पीएच वैल्यू और कम हो जाता है, अम्ल की पीएच वैल्यू और कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक प्रबल अम्ल का काम करता है और उस नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं पे बहुत ही गंदा असर उत्पन्न करता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी जो हमारी है वो नष्ट होती है, जैव विविधता हमारी नष्ट होती है बाबू, ठीक है ना। आगे चले, देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे ना, अब हमारे बात करते हैं मुंह की, ठीक है ना। हमारे मुख में कभी कभी ऐसा होता है ना कि दांत गिरने लगते हैं बच्चों, ठीक है ना, दांत गिरने लगते हैं, उसकी भी कारण क्या है, यही पीएच वैल्यू है, ठीक है बच्चों। दांत गिरने का भी मेन कारण क्या है बच्चा, पीएच वैल्यू है। एक बात याद रखिएगा, हमारे दांत कब टूटते हैं, ठीक है बच्चों,
हमारे जो दांत है ना, हमारे जो दांत हैं, दांतों का क्षय होना, दांतों का क्षय होना कब चालू होता है? जब हमारे मुख का, ठीक है बच्चों, क्या है, मुख का पीएच वैल्यू, ठीक है ना, यानी पीएच मान कितना से कम हो जाए? अगर 5.5 या इससे या कम हो जाए, ठीक है ना। अगर हमारे मुख में जो पीएच मान है 5.5 से कम हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि दांत क्षरण होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमारा मुख क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा और हमारे दांत टूटने लगेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए मना किया जाता है कि मीठा कम खाना चाहिए। अब कहेंगे सर कि मीठा खाने से क्या होगा? कभी कभी हम खाना भी खा लेते हैं ना, खाना खाने के बाद रात को वो खाना दांत में फंसा रहता है और उसमें रहने वाले जो मुंह के अंदर रहने वाले जो जीवाणु हैं वो उसको अपघटित कर देते हैं, ठीक है ना। उस खाने को क्या करते हैं? अपघटित कर देते हैं और अपघटित करके अम्लीयता में बदल देते हैं उसको, ठीक है ना। और अम्लीयता में बदलने के कारण जो हमारा मुख है वो अम्ल में हो जाता है और अम्लीयता होने के कारण उसका पीएच वैल्यू घट जाता है, क्योंकि अम्ल का पीएच वैल्यू क्या 7 से कम होता है। और पीएच वैल्यू जैसे ही 5.5 से कम हुआ तुरंत क्या हो जाएगा? आपके दांतों का क्षरण होने लगेगा। देखिए शरीर का सबसे मजबूत पार्ट जो है ना वो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है, इनेमल बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? दांत का ऊपरी भाग, ठीक है बच्चों। दांत का ऊपरी भाग जो है ना किसका बना होता है? इनेमल से बना होता है, इनेमल से बना होता है बच्चों, ठीक है ना। ये जो है कैल्शियम फास्फेट का ही एक क्रिस्टल होता है, कैल्शियम फास्फेट का ही एक क्रिस्टल होता है और इनेमल से बना होता है, जो शरीर का, पूरे शरीर का सबसे कठोर अंग है, ठीक है ना। याद रखिएगा क्या है? शरीर का सबसे सबसे कठोर अंग है बेटा, ठीक है ना। कठोर अंग है, शरीर का सबसे कठोर अंग है इनेमल। और ये जो है ना पानी से इसका क्षरण नहीं होता है, पानी से कितना भी पानी में घुलता नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके मुख का पीएच वैल्यू 5.5 से कम होगा तुरंत क्या होगा? इसका क्षरण होने लगेगा और इनेमल का क्षरण होने का मतलब क्या है? दांत गिरना प्रारंभ हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई? दांत गिरना जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे मुख का, यहाँ तक पता चल गया। अब देखिए कभी कभी ना कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं, कुछ जैसे मधुमक्खी आपको काट लेती है, तो मधुमक्खी का जब काटती है तो आपको जहाँ काटी रहेगी वहां पे बहुत ज्यादा जलन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसका कारण ये होता है कि उसकी जो डंक होती है, डंक के अंदर जो है बेटा वो होता है, कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से उसके डंक में एसिड होता है, ठीक है ना, फॉर्मिक एसिड, मैंने आपको बताया था। और वो जो एसिड है, सॉरी फॉर्मिक नहीं, मेथनोइक एसिड होता है, सॉरी। मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथनोइक एसिड होता है और मेथनोइक एसिड जैसे ही आपके उंगलियों में या फिर जहां भी उसने काटा है जाता है वो अम्लीयता के कारण बहुत दर्द करता है। तो वहां पे क्या करते हैं? वहां पे जो है हम सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है उसको रगड़ देते हैं, ताकि वो सोडा जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षार अम्लीयता को दूर करता है। अगर जैसे मान लीजिए आपके पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा जब ज्यादा होती है तो जलन होने लगता है, इसलिए क्योंकि वहां पे जठरस ज्यादा हो गई, अम्लता ज्यादा हो जाने के कारण आपके पेट में जलन होता है, दर्द होता है, तो आप परेशान होते हैं और आप पीते हैं जा करके एंटासिड। एंटासिड जानते हैं क्या होता है? एंटासिड का मतलब होता है वो एक क्षारीय प्रकृति का होता है, उसको पीने से जब भी अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो उदासीन हो जाएगा, यानी अम्लता की जो अम्लता है उसका मात्रा कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अम्ल में जब क्षार मिला देंगे तो अम्लता का जो एक प्रभाव था वो कम हो जाता है। इसी वजह से जब हमारे पेट में गैस बन जाता है या फिर कहते हैं जब पेट में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा ज्यादा होती है जलन दर्द होने लगता है, उस दौरान जो है हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, ठीक है बच्चों। क्या लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का ट्वाइस, ठीक है बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये क्या करता है? मिल्क ऑफ, जैसे कि आप देखेंगे इसका उपयोग इनो वगैरह में भी किया जाता है। जैसे ही आप इसको लेते हैं ये क्षार, हल्का क्षार होता है, दुर्बल क्षार होता है, ये तुरंत हमारे पेट में जाकर के उस अम्ल को उदासीन कर देता है, उस अम्ल की क्रिया क्या करता है? उदासीन करके हमको राहत प्रदान करता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि हम जब भी कोई खाना खाते हैं जो भी हमारे एसिडिटी होती है उसमें हम लोग एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं और एंटासिड में क्या होती है? वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो शामिल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा जो है पीएच वैल्यू पे क्लास, जो कि 10th लेवल की क्लास है ये। तो पीएच वैल्यू पे और भी सारे कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो 10th लेवल में जो हमारी एनसीईआरटी आपको कवर करना चाहती है उतना हमने कवर किया है। बाकी जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो बच्चों अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। अब जो है इस वीडियो के आगे जब हम अगला वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें जो है लवण के जो भी परिवार हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं वहां पे धोने का सोडा, खाने का सोडा, ये सारी चीजें
ये सारे जो सूत्र हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला जो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बने रहिएगा। आज जो है इतना ही बच्चों, अब मिलेंगे फिर अगली क्लास के अंदर। जय हिंद।